हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी और मैं आप सब लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सब लोगों के समक्ष भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हिंदी माध्यम में पूर्णतया निःशुल्क बैच लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज का ये लेक्चर इस बैच का 17वां लेक्चर है। दिस इज 17th लेक्चर ऑफ दिस बैच। और आज के इस लेक्चर में संपत्ति के विरुद्ध जिन अपराधों के बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग और आपराधिक न्यासभंग, अर्थात डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मैं आप सब लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग और आपराधिक न्यासभंग, ये जो दो अपराध हैं, इनसे संबंधित प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में धारा 314 से धारा 316 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो आइए आज की क्लास को हम सीधे शुरू करते हैं। और जो पहला महत्वपूर्ण प्रावधान है जिससे आज के इस क्लास की हम शुरुआत करने वाले हैं वो है धारा 314 सेक्शन 314। तो जो धारा 314 है वो संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, ये अपराध जो है इसको परिभाषित भी करती है और दंडित भी करती है। तो आइए हम सीधी सरल भाषा में सिंप्लीफाइड तरीके से सिस्टमैटिकली ये जानने की कोशिश करते हैं कि धारा 314 के आवश्यक घटक क्या हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो धारा 314 यह उपबंधित करती है कि जो कोई बेईमानी से किसी चल संपत्ति का दुर्विनियोग करता है या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेता है, वह इस प्रावधान के अंतर्गत, इस ये जो धारा 314 है उसके अंतर्गत जो है वह जो है दंडित किया जा सकेगा। और दंड क्या होगा ऐसे अपराधी के लिए? ऐसा अपराधी न्यूनतम 6 मास तक के कारावास से और अधिकतम 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकेगा। और साथ ही साथ ऐसा अपराधी जुर्माने का भी दायी होगा। तो संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग ये अपराध जो है उसके जो आवश्यक घटक हैं वो क्या हैं? कि पहली बात तो ये कि जो अपराधी है वो बेईमानी से, डिसऑनेस्टली, किसी चल संपत्ति का, डिसऑनेस्टली किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? वो मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है, उसका दुर्विनियोग कर रहा है, या फिर ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी को वो कन्वर्ट कर रहा है टू हिज ओन यूज, वो अपने उपयोग के लिए ही ऐसी चल संपत्ति को संपरिवर्तित कर लेता है। तो जो 2 कीवर्ड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इस प्रावधान में वो हैं दुर्विनियोग करना, चल संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करना, या फिर चल संपत्ति का बेईमानी से अपने उपयोग के लिए ही संपरिवर्तित कर लेना, अर्थात डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएटिंग एनी मूवेबल प्रॉपर्टी और डिसऑनेस्टली कन्वर्टिंग टू वंस ओन यूज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो 2 कीवर्ड्स हैं, संपत्ति, चल संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग या फिर चल संपत्ति का बेईमानी से अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तन, तो ये जो 2 कीवर्ड्स हैं, इन्हीं 2 कीवर्ड्स में इस धारा के प्रावधानों का सार है। और यह कहा जा सकता है कि किसी दूसरे की चल संपत्ति का गलत उपयोग करना या उसका इस प्रकार उपयोग करना जैसे वह संपत्ति स्वयं अपराधी की ही हो, इस अपराध का सार है। अर्थात अगर अपराधी किसी दूसरे की चल संपत्ति का गलत उपयोग कर रहा है, उसको जो है मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है, या उसका इस प्रकार उपयोग कर रहा है जैसे वह संपत्ति स्वयं उसी की हो, तो यह कहा जाएगा कि वो जो अपराधी है वो धारा 314 के प्रावधानों के अंतर्गत दोषी है और धारा 314 के प्रावधानों के अंतर्गत दंड का भागी है। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 314
के अब तक के प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और जो धारा 314 के अब तक के प्रावधान हम लोगों ने पढ़े हैं, उन प्रावधानों को उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण के लिए, मोहन सोहन की चल संपत्ति को गलती से अपनी समझकर सद्भाव पूर्वक ले लेता है। अर्थात मोहन टेक्स द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ सोहन इन गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक ले रहा है और साथ ही साथ उसका ऐसा विश्वास है कि वो संपत्ति उसकी है। He takes the movable property in good faith, believing that the property belongs to himself. तो उसका यह करना अपराध नहीं है, उसका यह कृत्य करना अपराध नहीं है। परंतु यदि बाद में अपनी भूल मालूम होने के पश्चात भी वह उस संपत्ति का बेईमानी से अपने लिए विनियोग कर लेता है, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है, धारा 314 के अधीन अपराध का दोषी है। If after discovering his mistake he dishonestly appropriates the property to his own use, he is guilty of an offense under the provisions of section 314 of भारतीय न्याय। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 314 के प्रावधान आप सब लोगों को इस उदाहरण के माध्यम से और भी ज्यादा स्पष्ट और क्लियर हो गए होंगे। आइए एक और उदाहरण के माध्यम से हम इन प्रावधानों को समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन सोहन का मित्र है और वह सोहन के पुस्तकालय में जाता है और सोहन की अभिव्यक्त सम्मति के बिना, एक्सप्रेस कंसेंट के बिना उसकी एक पुस्तक ले लेता है। तो he goes into Sohan's library in his absence and takes away a book without his express consent. तो उसकी कोई अभिव्यक्त सम्मति नहीं है, लेकिन मोहन और सोहन मित्र हैं और यदि इन परिस्थितियों में मोहन का यह विचार था कि पढ़ने के प्रयोजन के लिए पुस्तक लेने की से सोहन की विवक्षित सम्मति प्राप्त है। अर्थात इसको सीधी सरल भाषा में कहें तो अगर मोहन यह सोच रहा था कि उसके मित्र सोहन की उसे विवक्षित सम्मति प्राप्त है, इम्प्लाइड कंसेंट उसके पास है, तो उस दशा में वो उसका ऐसा कृत्य इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं है। इफ ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट ही हैड सोहन्स इम्प्लाइड कंसेंट टू टेक द बुक फॉर द पर्पज ऑफ रीडिंग इट, then in that particular circumstance his conduct will not amount to any offense under the provisions of section 314 of भारतीय न्याय संहिता। बट लेकिन यदि मोहन बाद में उस पुस्तक को अपने फायदे के लिए बेच देता है, तो उस स्थिति में जो मोहन नाम का व्यक्ति है वो धारा 314 के अंतर्गत अपराध का दोषी है, दंड का भागी है। तो if he afterwards sells the book for his own benefit, then in that particular situation he is guilty of an offense under the provisions of section 314 of भारतीय न्याय संहिता। आशा करता हूं धारा 314 के प्रावधान, अब तक के प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब धारा 314 में एक कुछ स्पष्टीकरण खंड भी हैं। जो पहला स्पष्टीकरण है, तो धारा 314 के पहले स्पष्टीकरण के अनुसार अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 314, a dishonest misappropriation for a time only is a misappropriation within the meaning of this section। यानी कि temporary misappropriation is sufficient misappropriation for the purposes of section 314 of भारतीय न्याय संहिता। अगर इसी बात को मुझे हिंदी में समझाना हो तो ये जो धारा 314 का पहला स्पष्टीकरण है वह यह उपबंधित करता है कि केवल कुछ समय के लिए ही बेईमानी से दुर्विनियोग करना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत दुर्विनियोग है। साथ जो अस्थायी दुर्विनियोग है, छोटे समय के लिए भी अगर दुर्विनियोग किया जा रहा है तो वैसा दुर्विनियोग भी धारा 314 के अर्थ के अंतर्गत पर्याप्त दुर्विनियोग है, सफिशिएंट मिसएप्रोप्रिएशन है। तो आइए
हम आगे बढ़ते हैं। अब धारा 314 का स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है, आइए हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो धारा 314 के दूसरे स्पष्टीकरण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति पड़ी मिलती है जो किसी अन्य के कब्जे में नहीं है और वह उसे स्वामी के लिए सुरक्षित रखने या स्वामी को लौटाने के उद्देश्य से लेता है, तो यह अपराध नहीं। अर्थात a person who finds property not in the possession of any other person and takes such property for the purpose of protecting it or for the purpose of restoring it to the owner, so then that particular person does, and he does not take or misappropriate it dishonestly, then in that particular circumstance he is not guilty of an offense under the provisions of section 314 of भारतीय न्याय संहिता। तो इस स्पष्टीकरण 2 के अनुसार जो जरूरी बात है वो क्या है कि जो अपराधी, जो व्यक्ति विशेष है, पर्टिकुलर पर्सन है, उसको कोई चल संपत्ति बड़ी मिली और वो संपत्ति किसी के कब्जे में नहीं, इज नॉट इन द पोजीशन ऑफ अदर पर्सन, और वह जो व्यक्ति है वह उस संपत्ति को उसके स्वामी के लिए सुरक्षित रखने या उसके स्वामी को लौटाने के उद्देश्य से ले रहा है। अर्थात जो कंसर्न्ड पर्सन है वो क्या कर रहा है, ही इज टेकिंग सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग इट फॉर द ओनर और फॉर द पर्पज ऑफ रिस्टोरिंग इट टू द ओनर। तो अगर ये सारे ही आवश्यक घटक किसी दी हुई परिस्थिति में विद्यमान है, यह कहा जाएगा कि वो जो व्यक्ति विशेष है वो किसी अपराध का दोषी नहीं है, वो किसी भी अपराध का दोषी नहीं है धारा 314 प्रावधानों के अंतर्गत, वो धारा 314 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी अपराध का दोषी नहीं है, ऐसा कहा जाए। परंतु स्पष्टीकरण 2 यह भी प्रावधानित करता है कि परंतु ऐसा व्यक्ति ऊपर परिभाषित अपराध का दोषी माना जाएगा यदि वह उसके स्वामी को जानते हुए या खोज निकालने के साधन रखते हुए उसको अपने लिए विनियोजित कर लेता है। बट सच पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस above defined if he appropriates to his own use when he knows or has the means of discovering the owner. So such person shall be guilty of an offense under the provisions of section 314 of BNS if he knows the owner or has the means of discovering the owner. और ऐसा जानते हुए या फिर इस प्रकार साधन रखते हुए यदि वह उस संपत्ति को रखता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो धारा 314 के प्रावधानों के अंतर्गत दंड का भागी होगा। धारा 314 के प्रावधानों के अंतर्गत जो है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग इस अपराध के लिए दोषी माना जाए। आइए ये जो स्पष्टीकरण 2 है इसके प्रावधानों को हम उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से भी समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण के लिए रामू को सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है, इसमें एक बैंक नोट है। उस चिट्ठी में दिए हुए निर्देश और विषय वस्तु से अर्थात डायरेक्शंस और सब्जेक्ट मैटर्स से उसे यह ज्ञात हो जाता है कि वह नोट किसका है, फिर भी वह उस नोट का विनियोग कर लेता है और ऐसी परिस्थिति में वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी। रामू finds a letter on the road containing a bank note and from the direction and contents of the letter he learns to whom the note belongs। वो जो ऐसी चिट्ठी थी अंदर जो निर्देश दिए हुए थे, जो उसकी विषय वस्तु थी, जो उस चिट्ठी की विषय वस्तु थी, से
वो जो अपराधी है उसको यह ज्ञात हो जाता है कि वो बैंक नोट किसका है, फिर भी वो जो अपराधी है उस बैंक नोट का विनियोग कर लेता है, वो उसको अप्रोप्रिएट कर लेता है, तो ऐसी दशा में वो जो रामू नाम के व्यक्ति है इस उदाहरण में, वो धारा 314 के प्रावधानों के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, ये जो अपराध है, इस अपराध के लिए वो दोषी माना जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू आप सब लोगों के लिए लेकर आया है प्रतिभा 2.0 बैच, जो प्रतिभा 1.0 बैच की तरह ही लीगल ड्राफ्टिंग, एडवोकेसी, एथिक्स और लीगल रिसर्च को टारगेट करता है। ये बैच लॉ स्टूडेंट्स, यंग एडवोकेट्स और जुडिशरी एस्पिरेंट्स सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है। जो भी स्टूडेंट लीगल ड्राफ्टिंग, एडवोकेसी, एथिक्स और लीगल रिसर्च में अपने आप को बेहतर बनाना चाहे, वो इस बैच को ज्वाइन करके लाभान्वित हो सकता है। तो आइए अब हम अगले महत्वपूर्ण प्रावधान की तरफ बढ़ते हैं, और जो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसे हम अभी पढ़ेंगे वो है धारा 316। और धारा 316 आपराधिक न्यास भंग को परिभाषित भी करता है और दंडित भी करता है। सेक्शन 316 ऑफ भारतीय न्याय संहिता डिफाइंस एज वेल एज पनिशेस द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो आइए हम ये सीधी सरल भाषा में जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आपराधिक न्यास भंग के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो धारा 316 उपधारा 1 आपराधिक न्यास भंग को परिभाषित करती है। तो आइए इस परिभाषा के प्रमुख घटकों को हम सीधी सरल भाषा में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 316 उपधारा 1 यह प्रावधानित करती है कि जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी आधिपत्य किसी प्रकार से अपने को न्यस्त किए जाने पर, अर्थात whoever being in any manner entrusted with the property or entrusted with any dominion over property, तो ये आपराधिक न्यास भंग के लिए पहला जो आवश्यक तत्व है वो है अपराधी को किसी संपत्ति का न्यस्त किया जाना। तो entrustment is the first key element of the offense of criminal breach of trust। संपत्ति का न्यस्त किया जाना ही आपराधिक न्यास भंग का पहला आवश्यक घटक है। तो जो अपराधी है उसको या तो कोई संपत्ति न्यस्त की जा रही है या फिर उसे संपत्ति पर कोई भी आधिपत्य न्यस्त किया जा रहा है। और न्यस्त किए जाने का मतलब क्या है? न्यस्त किए जाने का अर्थ है कि संपत्ति का कब्जा प्रदान किया जा रहा है अपराधी को, पोजेशन ट्रांसफर किया जा रहा है अपराधी को। तो whoever being in any manner interested with the property or with any dominion over property, तो अपराधी है उसको क्या किया जा रहा है? या तो उसको कोई संपत्ति न्यस्त की जा रही है या फिर संपत्ति पर कोई भी आधिपत्य उसको न्यस्त किया जा रहा है। और इस प्रकार न्यस्त किए जाने पर अपराधी क्या कर रहा है? उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर रहा है, अर्थात ही इज डिसऑनेस्टली misappropriating that property which has been entrusted to him, या फिर उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, converts to his own use that property। तो या तो अपराधी संपत्ति को इस प्रकार न्यस्त किए जाने के पश्चात या तो उसका बेईमानी से दुर्विनियोग कर रहा है, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है वो जो इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी है उसको, या फिर वो जो इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी है उसको अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर रहा है, अर्थात जो इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी है उसको कन्वर्ट कर रहा है टू हिज ओन यूज। या फिर जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है उसको विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है। तो पहली बात तो यह हो गई कि संपत्ति उसको न्यस्त कर दी गई। उसके बाद क्या कर रहा है जो अपराधी है? वो जो है अपराधी क्या कर रहा है? एक विधि है, एक लॉ है, और
लॉ क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, और वो उस डायरेक्शन को का अतिक्रमण करके, उसको जो उसका वायलेशन करके वो न्यस्त की गई प्रॉपर्टी का क्या कर रहा है, या तो उपयोग कर रहा है या फिर उसका व्ययन कर रहा है, उसको डिस्पोज कर रहा है। अगर इसको सीधी सरल भाषा में कहा जाए तो इंग्लिश में कुछ इसको ऐसे भी समझाया जा सकता है कि द ऑफेंडर आफ्टर द इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू हिम, द ऑफेंडर इज डिसऑनेस्टली यूजिंग और डिस्पोजिंग ऑफ दैट इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी, और जो उसका यूज है और जो डिस्पोजल है दैट इज इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ। और डायरेक्शन ऑफ लॉ क्या कर रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ लॉ है वो जो है इट इज प्रिस्क्राइबिंग द मोड इन विच सच ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज। तो जो अपराधी है वो क्या कर रहा है, वो जो है ऐसा किस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है उसको विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश का अतिक्रमण कर रहा है, वो वायलेशन कर रहा है, और इस प्रकार अतिक्रमण करके बेईमानी से डिसऑनेस्टली उस संपत्ति का क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है, या फिर उसका व्ययन कर रहा है, डिस्पोजल कर रहा है। द ऑफेंडर is dishonestly using or disposing of that property which has been entrusted to him in violation of any direction of law, and the direction of law prescribes the mode in which such trust is to be discharged। तो ये तीसरा आवश्यक घटक है। या फिर ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है। अर्थात एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो अपराधी ने ही बनाया है। अपराधी जो है वो जो है अपराधी जो है देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट and the offender is dishonestly using or disposing of the property which has been entrusted to him in violation of such contract which he has made touching the discharge of such trust। तो जो अपराधी है उसने क्या किया है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने एक जो है संविदा की, एक वैध संविदा में वो पक्षकार है, और वो जो वैध संविदा है वो ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में बताती है। तो अपराधी ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी वैध संविदा का अतिक्रमण कर रहा है, और इस प्रकार अतिक्रमण करके वो बेईमानी से डिसऑनेस्टली उस संपत्ति का उपयोग कर रहा है या फिर व्ययन कर रहा है, डिस्पोजल कर रहा है। वो या तो उस संपत्ति को डिसऑनेस्टली इस प्रकार यूज कर रहा है या फिर उसका डिसऑनेस्टली इस प्रकार डिस्पोजल कर रहा है। द ऑफेंडर इज डिसऑनेस्टली यूजिंग और डिस्पोजिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी in violation of any legal contract which he has made touching the discharge of such trust। तो ये अगला आवश्यक घटक है। या फिर संपत्ति के इस प्रकार न्यस्त किए जाने के पश्चात अपराधी जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, अर्थात जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है। he willfully suffers any other person so to do। तो अगर ये जो आवश्यक घटक अभी मैंने बताए ये अगर किसी आपराधिक कृत्य के संबंध में विद्यमान है, ये सभी आवश्यक घटक अगर किसी आपराधिक कृत्य के संबंध में विद्यमान है तो यह कहा जाएगा कि वैसा आपराधिक कृत्य जो है वो आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा में। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 316 उपधारा 1 के अंतर्गत आपराधिक न्यास भंग की जो परिभाषा है उसके सभी आवश्यक घटक आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये धारा 316 उपधारा 1 के अंतर्गत आपराधिक न्यास भंग की जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा के आवश्यक घटकों को हम कुछ उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से भी समझने और जानने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण के लिए सोहन एक मृत व्यक्ति की वसीयत का निष्पादक है, एग्जीक्यूटर है।
सोहन इज द एग्जीक्यूटर टू द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। और विधि उसे निर्देश देती है कि सामान को वसीयत के अनुसार विभाजित करे, जाहिर सी बात है। लॉ डायरेक्ट्स हिम टू डिवाइड द इफेक्ट्स ऑफ द विल अकॉर्डिंग टू द विल। लेकिन सोहन क्या कर रहा है? सोहन बेईमानी से उस विधि की अवज्ञा करता है। सोहन डिसऑनेस्टली डिसोबेज दैट लॉ, और वो जो सामान है उसको अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है। तो सोहन बेईमानी से उस विधि की अवज्ञा कर रहा है। सोहन डिसऑनेस्टली disobeys that law and appropriates them to his own use। तो अगर सोहन ऐसा कर रहा है तो सोहन ने आपराधिक न्यास भंग का अपराध कारित किया है, जो धारा 316 उपधारा 1 के अंतर्गत परिभाषित किया। आइए ये आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा के आवश्यक घटकों को हम एक और उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से समझने और जानने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, सोहन एक राजस्व अधिकारी है, एक रेवेन्यू ऑफिसर, और उसके पास लोक धन न्यस्त किया गया है, अर्थात ही इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक मनी, लोक धन न्यस्त किया गया है। और विधि के निर्देश या सरकार के साथ उसके अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के अनुसार उसे यह धन निश्चित खजाने में जमा करना है, अर्थात एज डायरेक्टेड बाय लॉ और एज पर द कॉन्ट्रैक्ट express or implied with the government, he is required to pay into a certain treasury that public money। तो या तो डायरेक्शन ऑफ लॉ है, विधि का निर्देश है, या फिर उसने सरकार के साथ एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वो जो धन है उसको निश्चित खजाने में जमा किया जाना है, उसके द्वारा सर्टेन ट्रेजरी में उसको जमा किया जाना है। और वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? ऐसा वो न करके वो क्या कर रहा है? वो उस धन को बेईमानी से विनियोजित कर रहा है। वो क्या कर रहा है? ही इज डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएटिंग दैट प्रॉपर्टी टू हिज ओन यूज। ही इज डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएटिंग दैट मनी टू हिज ओन यूज। अगर सोहन ऐसा कर रहा है तो वह धारा 316 उपधारा 1 के अंतर्गत आपराधिक न्यास भंग की जो परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा के अनुसार वो दंड का भागी होगा, आपराधिक न्यास भंग के लिए दोषी माना जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इन दो उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से धारा 316 उपधारा 1 के सभी आवश्यक घटक आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 316 उपधारा 2, और धारा 316 उपधारा 2 ये दंड का प्रावधान करती है। और धारा 316 उपधारा 2 के अनुसार जो कोई आपराधिक न्यास भंग करता है वह 5 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाए। तो मैं आशा करता हूं कि जो प्रमुख प्रावधान धारा 316 के मैंने जो धारा 316 के प्रमुख प्रावधान आप सब लोगों को समझाए हैं, सभी प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग और आपराधिक न्यास भंग। ये जो दो अपराध हैं इनमें प्रमुख अंतर क्या है? तो प्रमुख अंतरों की चर्चा करें तो जो पहला प्रमुख अंतर है वो ये है कि संपत्ति से बेईमानी का दुर्विनियोग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग अर्थात डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इस अपराध में जो विषय वस्तु होती है, जो सब्जेक्ट मैटर होता है, वो हमेशा चल संपत्ति होती है। लेकिन आपराधिक न्यास भंग में जो विषय वस्तु होती है, अपराध का विषय वस्तु होती है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑफेंस है, वो कोई भी संपत्ति होती है, चल हो या अचल। और अगला जो प्रमुख अंतर है वो क्या है? तो संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, ये जो अपराध है, इसके लिए संपत्ति का कब्जा किसी भी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आपराधिक न्यास भंग के अपराध के लिए संपत्ति अपराधी को न्यस्त की जाती है, इंटरेस्ट की जाती है। इसका मतलब है कि उसका कब्जा, उस ऐसी संपत्ति का कब्जा अपराधी को दिया जाता है। अगला जो बहुत ही
प्रमुख अंतर है वो है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। ये जो अपराध है उसमें संपत्ति का केवल बेईमानी से उपयोग आदि पर्याप्त है, लेकिन आपराधिक न्यास भंग में संविदा या न्यास के नियमों का उल्लंघन करके संपत्ति का उपयोग आदि आवश्यक है। इसमें क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता है या फिर इंटरेस्टमेंट की आवश्यकता है, और इंटरेस्टमेंट के वायलेशन में जो प्रॉपर्टी है उसका जो है यूज या डिस्पोजल एटसेट्रा जो है ज़रूरी है इस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। लेकिन चूंकि डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में वो जो है कोई इंटरेस्टमेंट है ही नहीं, इसलिए वहाँ पे बस यही आवश्यक है कि वो जो ऑफेंडर है या तो उसको क्रिमिनली डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर ले या फिर डिसऑनेस्टली उसको अपने यूज़ के लिए कन्वर्ट कर ले। मैं आशा करता हूँ कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग और आपराधिक न्यासभंग, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये जो प्रमुख अंतर हैं वो सारे अंतर भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आज की ये जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोगों ने संपत्ति के विरुद्ध जो दो प्रमुख अपराध हैं, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग और आपराधिक न्यासभंग, तो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये जो दो अपराध हैं, इन दो अपराधों से संबंधित प्रमुख प्रावधानों को आज की क्लास में हम लोगों ने सीधी सरल भाषा में समझा और जाना, और इस प्रकार संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग और आपराधिक न्यासभंग से संबंधित ये जो आज की क्लास है तो मैं अब यहीं कंक्लूड करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पिछली क्लासेस की तरह ही इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगी होगी। अगर आप सब लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।